तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम नियमित व अनियमित के बाद विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक पढ़ने वाले हैं। विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक, इसमें दो हेडिंग है, अस्थि और उपास्थि। यानी कि जो पहला हम हेडिंग डालते हैं कंकाली संयोजी ऊतक। कंकाल दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो संयोजी एक अस्थि और एक उपास्थि, यानी अस्थि व उपास्थि। कंकाली संयोजी ऊतक, इसमें अस्थि व उपास्थि दोनों सम्मिलित हैं। उपास्थि पहले देखेंगे, उपास्थि के प्रकार, फिर इसके बाद आएंगे बोन में। बोन का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, टीएस और मतलब उसकी अनुप्रस्थ काट व लंबवत, किसकी देखेंगे, बोन की, यानी कि अस्थि की। उपास्थि के आवरण पेरिकोन्ड्रियम कहलाता है। जो उपास्थि का बाहर का आवरण है, जैसे ये एक उपास्थि का स्ट्रक्चर है, जिसके बाहर का जो आवरण है उसे बोलते हैं पेरिकोन्ड्रियम। पेरिकोन्ड्रियम जल्दी से याद करेंगे, ये वही भाग है उपास्थि का जो संवहनी सेंसिटिव पार्ट होता है। तो आपसे पूछ ले क्वेश्चन की, जो सेंसिटिव पार्ट है उपास्थि का वो कौन सा है, पेरिकोन्ड्रियम, यानी कि बाहर का आवरण क्या है, सेंसिटिव है, किसका, उपास्थि का। ठीक है, पेरिकोन्ड्रियम का अनियमित सघन संयोजी ऊतक का बना होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि नियमित अनियमित क्या है। जो स्ट्रक्चर बने रहते हैं उनको बोलते हैं अनियमित। नियमित मतलब जो मैट्रिक्स वगैरह उनके जो कोशिकाएं व्यवस्थित रूप से हैं, उसे जो अव्यवस्थित रूप से वो तो अनियमित। तो अनियमित सघन संयोजी ऊतक से बना होता है कौन, पेरिकोन्ड्रियम। इसके बाद इसका मैट्रिक्स इसके आधारीय परत भाग रहता है, आधारीय तरल रहता है किसका, कोशिका का। तो इसका मैट्रिक्स ठोस यानी कि सॉलिड, आनम्य जैसे ये कान है, इसको पकड़ के छोड़ा तो ये वापस अपनी मूल अवस्था में आ गया, तो इसे बोलते हैं आनम्य। ठीक है, संपीड़न रोधी, जैसे एक बॉल आती है, उसको दबाएं वापस मूल अवस्था में आ जाए, तो वो विरोध कर रही है, संपीड़न होने का विरोध कर रही है, इसे बोलते हैं संपीड़न रोधी। ठीक है, संपीड़न रोधी। तो दो चीजें देख ली, बाहर का आवरण पेरिकोन्ड्रियम किसका बना होता है, अनियमित सघन संयोजी ऊतक का। अनियमित सघन पास में डेंस रहता है एकदम, संयोजी ऊतक का। ठीक है, उसके बाद देखा हमने जिसका मैट्रिक्स है वो ठोस, आनम्य व संपीड़न रोधी होता है, क्योंकि कारण है मैट्रिक्स में कॉन्ड्रियोटिन याद करेंगे, CHONDRIOTIN, कॉन्ड्रियोटिन लवण है, प्रकार का लवण पाए जाते हैं। संपीड़न रोधी क्यों होता है, ठोस क्यों होता है, वह जो आनम्य है वो क्यों होता है, क्योंकि इसमें कॉन्ड्रियोटिन लवण पाया जाता है। मैट्रिक्स में छोटे छोटे रिक्तिकावास पाए जाते हैं। रिक्तिकावास के पहले जो वायवीय ढीले बंधे हुए संयोजी ऊतक में वायवीय था, वहां पर भी जो रिक्तिकावास थे वो पाए जाते हैं, जिन्हें लेक्यूनी क्या कहते हैं, लेक्यूनी। ये रहे स्ट्रक्चर में, ये जो गोले दिख रहे हैं बीच में, ये है लेक्यूनी है। तो लेक्यूनी क्या है, जो मैट्रिक्स में छोटे छोटे रिक्तिकावास पाए जाते हैं उन्हें लेक्यूनी कहते हैं। प्रत्येक लेक्यूनी में कॉन्ड्रोसाइट, अब इसमें कॉन्ड्रो शब्द आएगा, तो जब भी कॉन्ड्रो शब्द सुनो आप तो वो किससे लिंक है, अस्थि उपास्थि से। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट सेल, तो कॉन्ड्रोसाइट सेल किसमें होती है, लेक्यूनी में। कहाँ होता है, मैट्रिक्स में, बाहर पेरिकोन्ड्रियम। उसके अंदर वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट। अब कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोक्लास्ट दो शब्द आएंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये ब्लास्ट और क्लास्ट, इनमें अंतर है, देखना भी क्या आएगा। तो बाहर का आवरण पेरिकोन्ड्रियम, उसके अंदर कॉन्ड्रोब्लास्ट, उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर लेक्यूनी के अंदर कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं। ठीक है, उपास्थि को निर्मित करने वाली कोशिका कॉन्ड्रोब्लास्ट, यानी कि कॉन्ड्रोब्लास्ट, ब आ रहा है कि बनाने वाली, तो निर्मित करने वाली कोशिका कौन सी, कॉन्ड्रोब्लास्ट। किसको बनाने वाली, उपास्थि को बनाने वाली, क्योंकि जस्ट किसके नीचे पाई है, पेरिकोन्ड्रियम। जो पेरिकोन्ड्रियम उपास्थि का सबसे बाहरी आवरण है। कॉन्ड्रोसाइट, ये कोशिका किसमें पाई थी, लेक्यूनी में।
मैट्रिक्स का स्त्राव करती है, मैट्रिक्स में पा रही है और मैट्रिक्स का स्त्राव कर रही है कौन, कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं। कॉन्ड्रोक्लास्ट, क्लास्ट आ गई क, कॉन्ड्रोक्लास्ट यहाँ ब से बनाना, ये अलग से याद रखना पड़ेगा। कॉन्ड्रोक्लास्ट कोशिकाएं उपास्थि को विघटित करती है, क से खत्म, खत्म याद रख लो, खत्म करती है, क से खत्म। कोशिकाएं उपास्थि को विघटित करने वाली होती है। अब इसके बाद देखेंगे उपास्थि के प्रकार की, उपास्थि कितने प्रकार की होती है। तो बाहर का आवरण पेरिकोन्ड्रियम, उसके अंदर कॉन्ड्रोब्लास्ट, उसके अंदर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर रिक्तिकावास पाए जाते हैं, रिक्तिकावास को लेक्यूनी बोलते हैं। लेक्यूनी के अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, लेक्यूनी के अंदर पाई जाती है कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं। कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं मैट्रिक्स का स्त्राव करती है। और एक कोशिका और होती है कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट कोशिकाएं, कॉन्ड्रोब्लास्ट कोशिकाएं उपास्थि को निर्मित करने वाली कोशिका होती है। उपास्थि को कौन बनाता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट कोशिकाएं। इसके बाद कॉन्ड्रोक्लास्ट, क्लास्ट क्या करती है, विघटित, जो पुरानी कोशिकाएं, कोशिकाएं उपस्थिति, कोशिकाएं उपास्थि को विघटित करने वाली होती है। जैसे कोई चीज एक्स्ट्रा बन गई, मतलब एक्स्ट्रा हो गई, बहुत साल हो गए उसको बने, अब वो खत्म करना है तो कौन करेगी, कॉन्ड्रोक्लास्ट, क्लास्ट मतलब खत्म के। ठीक है, नोट डाउन करो यहां तक। तो उपास्थि के इंट्रोडक्शन के बाद उपास्थि आखिर क्या है, इसके बाहर का जो आवरण है वो है पेरिकोन्ड्रियम आवरण। उसके जस्ट नीचे जो कोशिका है वो है कॉन्ड्रोब्लास्ट, उसके अंदर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर रिक्तिकावास पाए जाते हैं। रिक्तिकावास जो है, रिक्तिकावास के अंदर कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। और जो कॉन्ड्रोब्लास्ट कोशिकाएं हैं वो तो उपास्थि को निर्माण करती है। उपास्थि का निर्माण कौन करती है, कॉन्ड्रोब्लास्ट। और कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है वो नष्ट, विघटित करने का कार्य करती है, विघटित करने का। ठीक है, इसके बाद जो उपास्थि है जो अपनी मेन हेडिंग है उसके प्रकार देखेंगे तो इसके दो प्रकार इस मतलब इस स्लाइड में डिस्कस हो जाएंगे। पहला है कचाब उपास्थि। कचाब, कचाब उपास्थि बहुत ही अच्छी उपास्थि है। कचाब जो उपास्थि है इसे बोलते हैं इंग्लिश में हाइलीन, 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 एकदम बहुत ही शानदार हाइलीन। इसका मैट्रिक्स कांच जैसा साफ होता है। तो जो इसका मैट्रिक्स है जो हाइलीन है, जो कचाब उपास्थि है, इसका जो मैट्रिक्स है कचाब, कचाब कांच की तरह, तो कांच जैसा साफ होता है किसका मैट्रिक्स, कचाब उपास्थि का। ठीक है, लोकेशन कहाँ पाई जाती है, भ्रूण ये परिवर्तन के समय, जब भ्रूण माँ के गर्भ में होता है, मतलब जब परिवर्तन कर रहा होता है, उसके जो उपास्थियां बनी होती है वो किसकी होती है, कचाब उपास्थि की, क्योंकि मुलायम होती है। मुलायम होने से ये कचाब उपास्थि मतलब मुलायमता का कार्य करती है कचाब उपास्थि। ठीक है, तो भ्रूणीय परिवर्तन के समय हम लोगों का अधिकांश अंतःकंकाल इसी उपास्थि का बना होता है, जो बाद में अस्थियों के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। जब बच्चा पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो उसकी जितनी भी उपास्थियां हैं, जिसकी भी पहले बात तो उपास्थि ही, अस्थि तो है नहीं। ठीक है, जो उपास्थि है वही अस्थि के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। ठीक है, अस्थि के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है, अस्थियों के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। अब लोकेशन देखते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि माँ के गर्भ में जब भ्रूण परिवर्तन होता है तो जो उपास्थि है, जो कचाब उपास्थि है, यह प्रतिस्थापित हो जाती है किससे, अस्थियों से, यानी कि बोन से, हड्डी से प्रतिस्थापित हो जाती है। ठीक है, लोकेशन। ठीक है, पहला देखो नासापट्ट, नासापट्ट श्वास नली, श्वसनी, आरंभिक श्वसनिकाओं में सी आकृति के छल्ले, पसलियों तथा उरोस्थि के मध्य पाई जाने वाली कोस्टल कार्टिलेज, कास्टल कार्टिलेज। इसके बाद स्वर यंत्र की कुछ अस्थियों, लंबी अस्थियों की संधि बनाने वाली सतह पर उपस्थित आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो लोकेशन बहुत सारी है, स्पीड से याद करेंगे। पहले तो याद करो कि जितना भी ब्रीथिंग का सिस्टम है, मतलब जो सांस लेने का सिस्टम है, मतलब नासा पट्ट, जो नासा है, जो नाक है, उसके जो बीच में जो दोनों छिद्रों को अलग अलग कर रहा है उसे बोलते हैं नासा पट्ट। उसके जस्ट बाद श्वास नली, जो यहाँ से लेकर यहाँ नीचे जाती है और फेफड़ों में जाकर खुल जाती है। जैसे ये श्वास नली है और ये ऐसे जाकर खुल जाएगी दोनों फेफड़ों में। ठीक है, यहाँ पर फेफड़े रहते हैं। ठीक है, तो श्वसनी, श्वास नली, श्वसनी, श्वास नली, श्वसनी,
जो फेफड़ों, जैसे ये है श्वास नली, और जब ये खुल रही है तो जो ये स्ट्रक्चर है इसके बाद जो फेफड़ा आएगा तो ये स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं श्वासनी, श्वसनी, श्वसनी, श्वास नली श्वसनी। आरंभिक श्वसनिकाओं जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है आरंभिक श्वसनिकाओं में सी आकृति के छल्ले। अब देख लीजिए क्या कहना चाहता है कि जो कचाब उपास्थि है उसके द्वारा नासापट्ट, श्वासनी, श्वसनिका, आरंभिक श्वसनिकाओं में सी आकृति छल्ले। जैसे आप यहाँ पर हाथ लगाओगे तो जैसे ये सी आकृति के छल्ले बन, जैसे ये गला है अपना, ये गला है, गला ऐसे गला है, ठीक है, तो यहाँ पर सी आकृति के छल्ले बन रहते हैं, ऐसे 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 सी आकृति के छल्ले बने होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जैसे ये क्या करते हैं, ये सिकुड़ने से बताते हैं किसको, जैसे श्वसनी है वो दब न जाए, जैसे ये सी आकृति चल रहा है, ये दूसरा सी आकृति चल रहा है, तो बाह्य आघात से ऐसा करते हैं और हम जल्दी स्पीड से पकड़ लें तो एकदम मतलब प्रोटेक्शन करते हैं किसकी, श्वसनिकाओं की, जो श्वास ब्रीथिंग सिस्टम है उसका प्रोटेक्शन करते हैं सी आकृति छल्ले, जो किसके बने होते हैं, कचाब उपास्थि के, ठीक है। श्वास नली श्वसनी आरंभिक श्वसनिकाओं सी आकृति छल्ले पसलियों तथा उरोस्थि के मध्य पाई जाने वाली कास्टल कार्टिलेज, पसलियों और उरोस्थियों, ये जो जिनके अंदर फेफड़े हैं उन्हें बोलते हैं पसलियां, ठीक है। तो उनमें कार्टिलेज आगे पढ़ेंगे ब्रीथिंग सिस्टम में, तो कास्टल कार्टिलेज पर रहते हैं। इसके बाद पसलियों आगे हो गया, श्वसन यंत्र जो बोलने का सिस्टम है, यहाँ से जो बोलने का सिस्टम है कि कुछ उपास्थियां ही क्या है, कचाब उपास्थि, लंबी अस्थियों, जितनी भी लंबी लंबी अस्थियां हैं बनाने वाली सतह पर उपस्थित आर्टिकुलर कार्टिलेज, दो नाम आए, क्रिस्टल कार्टिलेज और आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो फटाफट रिवीजन करेंगे कि जो कचाब उपास्थि है इसमें जो मैट्रिक्स है वो कांच की तरह रहता है, कांच की तरह साफ रहता है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला नासापट्ट, दूसरा श्वसनी, तीसरा श्वसनिका, इसके बाद जो आरंभिक श्वसनिका भाग है, ठीक है, सी आकृति छल्ले पाए जाते हैं आरंभिक श्वसनिकाओं में जो कि संकुचन से बचाते हैं, ठीक है। पसलियों तथा उरोस्थियों के मध्य पाई जाने वाली कास्ट कार्टिलेज, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों, लेकिन ऊपर के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हेडिंग लगाए तंतुमय उपास्थि, पहला हो गया कचाब उपास्थि, जस्ट बाद लगाए अपन तंतुमय उपास्थि, इसकी मैट्रिक्स में प्रचुर मात्रा में कोलेजन फिलामेंट यानी कोलेजन तंतु होते हैं। इसकी जो मैट्रिक्स है, इसमें मैट्रिक्स में तो साफ, बिल्कुल एकदम साफ है, किसकी तरह, कांच की तरह। और ये जो है, ये जो मैट्रिक्स, इसका जो मैट्रिक्स है किसका, तंतुमय उपास्थि का जो मैट्रिक्स है उसमें कोलेजन, इसके पहले वाले 4-5 वीडियो के पहले कोलेजन और रेटिकुलर तंतु आए थे अपन, जो फर्स्ट लेक्चर था क्लास का, उसमें आधारी परत के ऊपर रेटिकुलर तंतु पाए थे जो संयुक्त उपकला बनाती है, तो कोलेजन फिलामेंट पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं। इसमें पेरिकोंड्रियम अनुपस्थित होती है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऐसी कौन सी उपास्थि है जिसमें जो उसका बाहरी आवरण है, ऐसी कौन सी उपास्थि है जिसमें उसका जो बाहरी आवरण पेरिकोंड्रियम आवरण वही नहीं होता, तो वो है तंतुमय, क्योंकि यहाँ पे तंतु आ गया ना, पेरिकोंड्रियम अनुपस्थित होता है। श्रोणि मेखला के दो अर्धभागों के मध्य प्यूबिक सिम्फाइसिस, अब ये लोकेशन है, श्रोणि मेखला किसे होते हैं, जिसमें किडनियां होती है, जैसे ये है यहाँ पर ये बनी होती है, इसे बोलते हैं श्रोणि मेखला, ऐसे, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर नहीं है, आपको दिखाता हूँ, स्ट्रक्चर भी नहीं है पर अभी मैं डाल दूंगा इसमें। तंतुमय उपास्थि, इसकी मैट्रिक्स भी प्रचुर मात्रा में कोलेजन फिलामेंट बनाती है, और जो श्रोणि मेखला में दो अर्धभागों में मध्य प्यूबिक सिम्फाइसिस कशेरुकाओं के मध्य स्थित अंतरकोशिकीय बिंब इनवर्टिब्रेट्स, इसका केंद्रीय भाग मुलायम होता है, जिसे न्यूक्लियस पस्पोसस कहा जाता है। तो दोनों को एक स्पीड से रिवाइज करेंगे। पहला क्या था, पहला यह था कि जो कचाब उपास्थि है वह कांच के समान मैट्रिक्स की बनी होती है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की लोकेशन खट खट याद करेंगे। पहला है
नासापट्ट, दूसरा श्वसनिका, मतलब जितने ब्रीथिंग सिस्टम है वो सब किसमें है, कचाव उपास्थि में, क्योंकि कांच की तरह है और कांच की तरह चाहिए। सी आकृति के छल्ले प्रारंभिक श्वसनिकाओं, श्वसनिका और जो सी आकृति छल्ले कोस्टल कार्टिलेज और आर्टिकुलर कार्टिलेज के बाद तंतु में प्रचुर मात्रा में कोलेजन तंतु उपस्थित होते हैं। इंपॉर्टेंट बात, पेरिकॉन्ड्रियम अनुपस्थित। नंबर 2 लोकेशन है, एक श्रोणि मेखला के मध्य के भाग में पाई जाती है प्यूबिक सिम्फाइसिस, दूसरा कशेरुकाओं के मध्य स्थित अंतरकोशिकीय बिम्ब इन वर्टेब्रेट्स, केंद्रीय के भाग मुलायम होता है, जिसे न्यूक्लियस पस्पोसस कहा जाता है। न्यूक्लियस पस्पोसस किसे कहा जाता है, जो कि कशेरुकाओं के मध्य स्थित अंतरकोशिकीय बिंब जिसका केंद्रीय भाग मुलायम होता है, केंद्रीय भाग मुलायम होता है, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस पस्पोसस, पस्पोसस यानी मुलायम। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम प्रकार हो गए, ये दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार भी है इसका पित्त तंतु में उपास्थि। तो उपास्थि के 2 प्रकार पढ़े हमने, कचाव उपास्थि और तंतुमय उपास्थि। तो पहला छोटा सा हेडिंग लगाएं, पित्त तंतुमय उपास्थि। पित्त तंतुमय उपास्थि, इसमें इलास्टिन प्रचुर मात्रा में प्रचुरता से मिलते हैं। अब लोकेशन, बस इसके अलावा और कुछ नहीं इसमें। लोकेशन कर्ण पल्लव जो ये बाहर के हैं, कर्ण पल्लव, नाक शीर्ष जो ये है, नाक शीर्ष और गांठी ढक्कन, ये शब्द इंग्लिश में बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। ग्लोटिक्स, यह भोजन को नासा मार्ग में जाने से रोकता है। नासा मार्ग में जाने से कौन रोकता है, एपिग्लोटिक्स। कर्ण पल्लव और नाक शीर्ष किसके बने होते हैं, तंतु में, पित्त तंतु में, पित्त का मतलब वसा रेतिन में। इसके बाद हेडिंग लगाए अस्थि यानी कि बोन। उपास्थि के प्रकार दे रहे 3 प्रकार थे, कौन कौन से। लास्ट प्रकार पित्त तंतु में, इसके पहले वाला और इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए थे, तंतु में उपास्थि और कचाव उपास्थि। पित्त तंतु में और तंतु में साथ में कर लेना, 3 प्रकार। एक तो ऐसे ही है क्योंकि इसमें लास्ट तंतु ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए अलग अलग है इसको। अब अस्थि के बारे में देखते हैं। तो अस्थि क्या है, हड्डी। ये एक बेबी की, जो छोटा बच्चा है उसकी हड्डी है, छोटे बच्चे की बेबी बोन है। ठीक है, तो पहले अब इसे सब भूल जाओ, हड्डी ले लो किसी की भी, पकड़ो उसको, जैसे ये हड्डी है, ये ऊपर का भाग कौन सा है, एपीफाइसिस। क्या नाम है, एपीफाइसिस। इसको मैं ऐसे कर दूं तो भी एपीफाइसिस है। तो दोनों तरफ, हड्डी के दोनों तरफ जो ये स्ट्रक्चर रहती है, ये दोनों, ये कौन सी रहती है, एपीफाइसिस। उसके बीच में डायफाइसिस। तो एपी डाई एपी, एपीफाइसिस, डायफाइसिस और एपीफाइसिस। ऊपर का भाग एपीफाइसिस, उसके जस्ट डायफाइसिस, उसके नीचे वापस एपीफाइसिस। ठीक है, उसके बाद मेटाफाइसिस। इस स्लाइड में 3 भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। जो एपीफाइसिस है, यह लंबी अस्थियों के सिरे होते हैं। जितनी भी लंबी अस्थियां हैं, जितनी भी बोन है, उनके सिरे को क्या नाम है, एपीफाइसिस। इंग्लिश में याद करना पड़ेगा। यह लंबी अस्थियों के सिरे होते हैं, इनके भीतर छोटी छोटी गुहा हैं, यानी कि इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनके बीच बीच में छोटी छोटी गुहाएं पाई जाती है जगह। जैसे वो मधुमक्खी का छत्ता आता है, उसमें गुहाएं होती है, वैसे इसमें गुहाएं पाई जाती है, जिन्हें ट्रेबिक्यूल कहते हैं। ट्रेबिक्यूली कहते हैं। इनमें आपने सुना होगा कि जो रक्त है उसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। तो जो अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है, ट्रेबिक्यूली में अस्थि मज्जा पाई जाती है, तथा उनके भीतर लाल अस्थि मज्जा भरी रहती है। इसमें सभी प्रकार की रक्त कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सभी प्रकार की जितनी भी कणिकाएं हैं, वो किसमें निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, रक्त में जितनी भी कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, जितनी भी कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, बीमाणु, सब ये किसमें होता है, अस्थि मज्जा में। ठीक है, इसके बाद हेडिंग है मेटाफाइसिस। तो मेटाफाइसिस आप देख सकते हो कि एपीफाइसिस के जस्ट नीचे ये जो कोशिकाएं दिख रही है आपको, स्टार 3-4 स्टार है। तो ये क्या है, मेटाफाइसिस। यह केवल विकासशील उपास्थियों में ही होती है। विकासशील
ये तो बना दिया, ये भी दृष्टिकोण मतलब इसको, ये बच्चे की नहीं है, बड़े की है, यानी कि यंग मेन की जो उपास्थि है उसमें पाई जाती है। ये विकासशील, विकास हो गया, अभी जो छोटा बच्चा है उसकी हड्डी थोड़ी विकास, ये थोड़ी ना होगा उसमें मेटाफाइसिस। तो यह केवल विकासशील अस्थियों में ही होती है। इसमें होने वाली विभाजन से अस्थियों का दीर्घीकरण होता है। जब हम हुए थे तो हमारी हड्डी इतनी सी थी, आज वो हड्डी इतनी बड़ी हो गई, तो कैसे हो गए? इसके कारण मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस ही वह कारण है जो विभाजन करके अस्थियों का दीर्घीकरण यानी कि जो बढ़ाता है हड्डियों को। जैसे ये फीमर है, पैर की हड्डी, इसको किसने बढ़ाया? मेटाफाइसिस। इसके भाग दोनों ही एपिफाइसिस एपिफाइसिस, तो इसमें डायफाइसिस, डायफाइसिस में मेटाफाइसिस रहता है। ठीक है, यह केवल विकासशील अस्थियों में ही होती है। इसमें होने वाले विभाजन में अस्थियों का दीर्घीकरण होता है। ठीक है, इसके बाद और उसमें दीर्घीकरण, अब उसके बाद लगा डायफाइसिस जो बीच का भाग है। इसमें दो एपिफाइसिस के मध्य का हिस्सा है, दो एपिफाइसिस का मध्य का हिस्सा कौन है? डायफाइसिस। ठीक है, इसके भीतर अस्थि मज्जा, इसके भीतर जैसे ये दिख रही है आपको के भीतर, जैसे ये हड्डी है, जैसे ये हड्डी है, ये एपिफाइसिस, ये एपिफाइसिस, और ये है मेटाफाइसिस, ये डायफाइसिस। डायफाइसिस के अंदर मतलब इमेजिन करो किसके अंदर एक रोड है, रोड गोल सी इसके अंदर है, ये सही यानी इसके अंदर जैसे ये है, ये रोड है अंदर की, ये तो ये है अस्थि मज्जा। क्या है ये? अस्थि मज्जा। गुहा होती है इसके अंदर, एक अस्थि मज्जा भरी रहती है उसके अंदर। पित्त अस्थि मज्जा भरी रहती है, वसा संग्रहण करती है। क्या करती है? वसा का संग्रहण। तो जो हड्डी उसमें वसा का संग्रहण कहाँ होता है? डायफाइसिस के मध्य वाले भाग में। डायफाइसिस यह दो अस्थियों के मध्य का हिस्सा है। ठीक है, इसके भीतर अस्थि मज्जा गुहा होती है जिसमें पित्त अस्थि मज्जा भरी रहती है, इसे वसा संग्रहण, इसमें वसा संग्रहण होता है। जो लिपिड है उसका संग्रहण होता है डायफाइसिस में। एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस व डायफाइसिस के बाद हेडिंग लगाए पेरियोस्टियम, जो कि अस्थियों का, जो अस्थि उनके बाहर का आवरण है, यह अस्थि का आवरण होता है। इसमें श्वेत तंतु में संयोजी ऊतक, श्वेत तंतु में सफेद, तभी सफेद दिखती है हड्डी, श्वेत तंतु में संयोजी ऊतक सघन अनियमित, अनियमित, नियमित बहुत कम जगह है। ठीक है, तथा ओस्टियोब्लास्ट कोशिका, ओस्टियोब्लास्ट जो कि कोशिकाओं का जो अस्थि का निर्माण करती है। इसके बाद एंडोस्टियम, यह अस्थि मज्जा की गुहा, यह अस्थि एंडोस्टियम, एंडो अंदर, अंदर एंडोस्टियम, यह अस्थि मज्जा की गुहा का आवरण है, गुहा का आवरण है। अब सुनो सुनो सुनो, पेरियोस्टियम तो बाहर का आवरण, एंडोस्टियम अंदर का आवरण। किसकी? अस्थि मज्जा, जो डायफाइसिस में, मेटाफाइसिस के जस्ट नीचे अस्थि मज्जा पाई जाती है, ये अस्थि मज्जा की गुहा, ये रोड, इसके खोल के दिखाया मैंने। ठीक है, आवरण है, इसमें रेटिकुलर तंतु पाए जाते हैं। सघन अनियमित, नियमित, नियमित कहाँ भी नहीं है, अनियमित, अनियमित है। ठीक है, अनियमित ऊतक तथा ओस्टियोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है। एंडोस्टियम में भी वही बात है, पेरिस्टोम में भी वही बात है। ठीक है, मैट्रिक्स देख लेते हैं। यह सदैव सम केंद्र की पदार्थों के रूप में उपस्थित होता है, सम केंद्रीय पदार्थों के रूप में उपस्थित होता है। अब कुछ इंट्रोडक्शन है, उनको थ्योरी पढ़ लेते हैं। आवाज सुनना, लिख नहीं रहा मैं। ठीक है, आप सुने ध्यान से। मैट्रिक्स में लगभग, मैट्रिक्स जो है उसमें लगभग, मैट्रिक्स के अंदर लगभग 65 से लेकर 70% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं? 65% से लेकर 80%, 65 से लेकर 70% तक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो कैल्शियम फास्फोट, कैल्शियम फास्फोट, फोस्फेट, कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम फोस्फेट, ये पहला। दूसरा, कैल्शियम फोस्फेट का जो प्रसिद्ध, इसमें 65 से लेकर 75% में लेकर चले तो ये कैल्शियम फोस्फेट है। अगर इसमें लेकर चले तो इसमें से अंदर 80% तो यही है, कौन? कैल्शियम फोस्फेट। बाकी बचा 20%, 10% तो मैग्नीशियम और 10% कार्बोनेट। जो बाकी का मतलब 65 से 70% में जो 100% है उसमें 80% तो कैल्शियम कार्बोनेट, नंबर 2 पर, 10 नंबर पर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 10%, बाकी का 10% कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो फोस्फेट 80%,
कार्बोनेट 10% व जो मैग्नीशियम है वो 10%। बचा हुआ मतलब अब इससे बचा हुआ मतलब इसमें से 100% लेके चले थे अपन। अब इसका जो 35% बचा है, 30 to 35% बचा है, वो कार्बनिक पदार्थ है। तो पहले ये बात रखना 65 से लेकर 70% तक का अकार्बनिक पदार्थ। और कार्बनिक पदार्थ कितने मतलब कार्बनिक पदार्थ जो है वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। और दो प्रकार के प्रोटीन याद रखने, मतलब एक तो प्रोटीन है, एक तंतु है। पहला का नाम है ओसियन प्रोटीन तथा कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। ओसियन प्रोटीन, ओसियन OCCIENE प्रोटीन है, PROTEIN। और एक कोलेजन तंतु COLLAGEN तंतु, फिलामेंट। दो प्रकार के तंतु यानी कि एक प्रोटीन और एक कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। मैट्रिक्स में छोटे छोटे रिक्त स्थान पाए जाते हैं जिन्हें लेक्यूनी, इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि जो लेक्यूनी है मतलब जो मैट्रिक्स की उसमें जो जगह खाली खाली उसे बोलते हैं लेक्यूनी। उसके अंदर पाई जाती थी अपनी कोशिकाएं जिनका नाम था साइटो कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं थी। अब यहाँ पर लेक्यूनी होती है, प्रत्येक एक ओस्टियोसाइड होती है, ठीक है। वहां पर कॉन्ड्रो और यहाँ पे ओस्टियो, मतलब अस्थि में ओस्टियो और उपास्थि में कॉन्ड्रियो, ठीक है। स्तनधारियों की अस्थि में हेवर्सियल नाल तंत्र पाया जाता है। इसमें लंबी हेवर्सियल नाल नामक संरचना पाई जाती है। अगर इस जो बोन है इसको टीएस, इसका कटा ऐसे कटा हुआ भाग है, अगर इसको ऐसे काट के ऐसे देखें तो उसके बीच में सेंटर में एक हेवर्सियल नाल तंत्र पाया जाता है जिसमें रक्त वाहिनी के अंदर की ओर जाती है। जैसे प्लस का मतलब भी बाहर से अंदर की ओर, तो जो रक्त वाहिनी है वो बाहर से अंदर की ओर होती है, अंदर से बाहर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्तनधारियों का एक विशेष गुण है। अगर हम हड्डी को देख के बता सकते हैं हेवर्सियल नाल को देख के कि ये स्तनधारी की हड्डी है या किसी जानवर की। इन नलिकाओं के रूप में वेक्यूम कैनाल, उसे कैनाल बोलते हैं, कैनाल, इसे क्या बोलते हैं, कैनाल के नाम से जानते हैं। अब कार्य को डिस्कस करेंगे इसकी स्लाइड में, अगली स्लाइड में। अब जो अस्थि है उसके कार्य हैं, 4-5 कार्य हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डिस्कस करेंगे। तो अस्थि मज्जा, बोन में हमने देखा कि अस्थि मज्जा पाई जाती है। अस्थि मज्जा रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। यह शरीर की संरचनात्मक ढांचा बनाती है। रक्त कणिकाओं का निर्माण संरचनात्मक ढांचा बनाती है। इसके बाद मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करती है, चाल चलने में सहायक। वह इसमें कोशिका पाई जाती है ओस्टियोक्लास्ट। ब्लास्ट तो बनाती है और क्लास्ट विघटित करती है। विघटन का कार्य है किसका, ओस्टियोक्लास्ट का। गमन संचलन में सहायक, मांसपेशियों को जोड़ती है, रक्त कणिकाओं को बनाती है, वह संरचनात्मक ढांचा प्रदान करती है। तो इसके बाद देखेंगे हम सवनीय तरल संयोजी ऊतक हेडिंग लगाएंगे। तो हेडिंग लगाएं तरल संयोजी ऊतक। तरल यानी कि तरल की बात होगी तो रक्त जो है मतलब जो ब्लड है वो तरल तो है, तो उसको दो भागों में बांटा गया है संयोजी ऊतक को। पहला है रक्त, दूसरा है लसिका। रक्त के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रक्त दो भागों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और निर्मित अवयव। प्लाज्मा जो है मैट्रिक्स के रूप में कार्य करता है, किसमें, संयोजी ऊतक में। इसमें संरचनात्मक प्रोटीन के रेशे होते हैं, किसमें, प्लाज्मा में संरचनात्मक प्रोटीन के रेशे होते हैं। इसके बाद निर्मित अवयव में पहला अवयव है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा बिंबाणु। ये क्या करता है, CO2 O2 का परिवहन, इसकी जो आकृति वो रहती है उभयअवतल। इसकी आकृति रहती है अमीबीय आकृति का रहता है, अमीबीय यानी कि जो इसकी आकृति है वो बदलती रहती है समय के अनुसार। और इसका क्या कहता है, सैनिक कणिकाएं बोलते हैं इसे। ये रोगाणुओं से रक्षा करती है, सैनिक कणिकाएं भी कहा जाता है। बिंबाणु कोई सेल्स नहीं होती, सेल्स के टुकड़े होते हैं वैसे, और ये रक्त को जमाने का कार्य करती हैं। तो याद करेंगे जल्दी से। संयोजी ऊतक के तरल संयोजी ऊतक के दो भाग है, लसिका और रक्त के दो भाग है, प्लाज्मा और निर्मित अवयव। निर्मित अवयव 3 है, रक्त, WBC, RBC और
बिंबाणु, आरबीसी अभ्यवतल और CO2 का परिवहन, WBC सैनिक कणिकाएं अमीबी आकृति की। इसके बाद जो बिंबाणु है वो टुकड़े रहते हैं कोशिकाओं के, ये रक्त स्कंदन में सहायता करती है। इसके बाद हेडिंग लगाएंगे पेशी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक में हमने सवर्णीय यानी कि जो तरल संयोजी ऊतक में रक्त के बारे में देखा, लसिका, आरबीसी, WBC वो बिंबाणु के बारे में देखा। उसके बाद हमने लगाया पेशी ऊतक। यह शरीर का 40 से 50% भाग बनाता है। कौन बनाता है 40 से 50% भाग? पेशी ऊतक। ठीक है। पेशियों की उत्पत्ति भ्रूण या मेसोडर्म से होती है। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था मेसोडर्म क्या होता है, से होती है। पेशियां बहुत सारे समांतर रूप से स्थित बने बेलनाकार पेशी तंतुओं से बनी होती है। तंतुओं के नाम भी आएंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा इसमें, इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेट के लिए। तो पेशियां बहुत सारे समांतर रूप में स्थित लंबे बेलनाकार पेशी तंतुओं से मिलकर बनी होती है। कौन सी? पेशी ऊतक। ठीक है। इसका कार्य गमन संचलन में सहायता करना पड़ता है, सहायता करना है। गमन में हाथ ऊपर गया, कैसे गया, इसने सहायता की। ठीक है। तो ये इसका कार्य है पेशी ऊतक का। पेशियों की उपस्थिति, दिखावट तथा मस्तिष्क के नियंत्रण के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। तो पहले देखेंगे दिखावट के आधार पर या मस्तिष्क के नियंत्रण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यह पेशियां निम्न प्रकार की होती है। पहली पेशी देखेंगे अपन रेखित पेशी। तो रेखित क्यों बोलते हैं ये भी देख लेते हैं। यह अस्थियां सदैव, ये गलत हो गया, ये अस्थियां नहीं, ये पसली आएगा, यह पेशी आएगा, यह पेशी सदैव किसी न किसी कंकाली अवयव से जुड़ी रहती है। कभी किसी न किसी कंकाल, जो अपन के पहले वाले देखिए अस्थि और उपास्थि दोनों कंकाल, तो जैसे कंकाल, अब ये जो दिख रहा है ये बॉडी है, ये क्या है? पेशियां, ये सब पेशियां। ठीक है। तो सदैव किसी न किसी कंकाल अवयव जुड़ी रहती है। उपस्थिति के आधार पर इन्हें कंकाली संयोजक भी कहा जाता है, क्योंकि ये कंकाल से जुड़ी होती है। रेखित पेशी तंतुओं में एक्टिन, जो रेखित पेशी तंतु है, भाई तंतु जरूर पाए जाएंगे पेशियों के अंदर, और जो रेखित है, ऐसे लाइन बाय लाइन तंतु उपस्थित रहते हैं, तो उनमें समांतर, मतलब जैसे ये एक्टिन, ये मायोसिन, ये एक्टिन, ये मायोसिन, ये एक्टिन, ये मायोसिन तंतु है। डायग्राम समझेंगे अच्छे से आगे। एक्टिन तथा मायोसिन के विशेष विन्यास के कारण विशेष क्रम में विस्तृत है, एकांतर क्रम में, जैसे एक्टिन मायोसिन के विशेष विन्यास के कारण एकांतर क्रम में हल्के गहरे बैंड बनाते हैं, जिनके कारण इसमें रेखाएं बन जाती हैं। अब हल्के गहरे, ये उसमें स्ट्रक्चर समझ में आया कैसे बनते हैं। इन पेशियों के कार्य का नियंत्रण हम लोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं ऐच्छिक पेशियां। अनैच्छिक पेशियां भी देखेंगे, ये है ऐच्छिक पेशियां। तो फटाफट रिवीजन कर लेंगे। 40 से 50% भाग बनाती है। भ्रूण ही मेसोडर्म से उत्पत्ति होती है, समांतर क्रम में पाई जाती है, लंबे लंबे बेलनाकार पेशी तंतुओं से बनी होती है। इसका कार्य गमन संचलन में करना होता है। पेशियों की उपस्थिति, दिखावट, वो मस्तिष्क के नियंत्रण के आधार पर 2 भागों में 3-4 भागों में बांटा गया है। पहला है रेखित पेशियां, आगे देखेंगे, मतलब इसका डायग्राम देखेंगे आगे। पेशियों की आधार पर वर्ग किया गया है। यह पेशियां निम्न प्रकार की होती है। पहली रेखित पेशियां क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एक्टिन मायोसिन है वो समांतर क्रम में पाए जाते हैं और हल्के गहरे रेखित होते हैं, मतलब तो उन्हें रेखित पेशियां कहते हैं। यह पेशी सदैव किसी न किसी कंकाली संयोजी से जुड़ी रहती है, इसलिए से क्या बोलते हैं? कंकाली संयोजी ऊतक। ठीक है। हल्के गहरे बैंड बनाते हैं, जिसके कारण इनमें रेखाएं बन जाती है। इन पेशियों के कार्य का नियंत्रण अपन इच्छा अनुसार कर सकते हैं, इसलिए ऐच्छिक पेशियां भी बोला जाता है। अब जो पेशी ऊतक है इसको डायग्राम से समझते हैं कि जैसे ये अपने बाइसेप्स हैं, अब जो ये संरचना है, ये गुदे गुदे वाले इसको बना रहे हैं। इसमें क्या रहता है? ये जैसे हाथ है, अपना हैंड है, इसके जो ह्यूमस, इसे बोलते हैं ह्यूमरस, कोशिका है, ये हड्डी, एक पेशी, तंतु,
अस्थि है ह्यूमस। अब आपने पहले वाली जो स्लाइड थी उसमें पढ़ा था, मतलब पहले वाली वीडियो में, कि एक होती है कंडरा संयोजी ऊतक में, दूसरा स्नायु, ये जोड़ती है बोन्स को बोन से, और ये मसल को पेशी से, नहीं हड्डी से, मतलब अस्थि से। ठीक है, तो ये रही अपनी अस्थि और ये रही अपनी पेशी। तो इसको कौन जोड़ रहा है? कंडरा। ठीक है, इसको बड़ा करके देखें तो पेशी निकाल लिया अपन ने, तो इसके भी 3 भाग है, इंसर्जर, बेली और ओरिजिन। इंसर्जर, बेली और ओरिजिन, इतने नाम इंपोर्टेंट नहीं है। जो दिखा देता हूँ, जो रेखित पेशियां है वो क्यों है? पेशी ऊतक के बंडल जैसे पुटिकाएं होती हैं। इसको यहाँ से काट दिया, खच, ये यहाँ पर है, इसके अंदर से पुटिकाएं पाई जाती है। पुटिकाएं, इनके भी आवरण रहते हैं। इसके जो बाहर का आवरण है इसे बोलते हैं पेशी का आवरण। ये अनियमित सघन ऊतक का बना होता है, और यही इसको भी कुछ नाम है, एपिमाइसिन बोलते हैं इसे, एपिमाइसिन। और इसके अंदर से तरल पदार्थ बना रहता है, तरल तो नहीं, छोटी छोटी कोशिकाएं रहती है। अब जो ये पुटिकाएं हैं उसके अंदर पाया जाता है अपना पेशी ऊतक। ये पेशी ऊतक इतना बड़ा है, जैसे ये है, इसके अंदर पूरा होगा ये पेशी ऊतक। तो इसको यहाँ पे बना रहा हूँ, ये पूरा पेशी ऊतक है। कोशिकाएं, बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर पेशी ऊतक का निर्माण करती है। तो पेशी ऊतक में रेखाएं होती है, इसके रेखाएं जो रेखित पेशी ऊतक बोलते हैं। अब सुनो, इसकी जो यूनिट है वो है सारकोमर। नाम याद रखना है, सारकोमर, एल ट्यूब्यूल, टी ट्यूब्यूल, ए बैंड, वे सब क्या सब समझाएंगे। इधर देखो कि ये बहुत सारी कोशिकाएं, किसकी? पेशी ऊतक की। पेशी ऊतक की एक कोशिका को उठा लो, ठीक है। अब आपको ये दिख रही स्ट्रक्चर, ये अब ये क्रम में सुनो, एक्टिन मायोसिन ऐसे है एकांतर क्रम। इसके पहले वाली वीडियो में देखे थे, इस स्लाइड में देखे थे अपन ने कि एकांतर क्रम में, इसको बड़ा करके देखा तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं जेड लाइन। ये कोशिकाओं को अलग अलग करती है, जो पेशी कोशिकाएं हैं उनको अलग अलग करने का कार्य जेड लाइन करती है, ठीक है। एल ट्यूब्यूल जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसे बोलते हैं सारकोमर रेटिकुलर तंतु नहीं, सारकोमर रेटिकुलर सेल, ठीक है। टी ट्यूब्यूल, ये जो अंतर्वलित हैं, जो बाह्य कोशिकाएं वो अंतर्वलित हो गई तो इसे बोलते हैं टी ट्यूब्यूल। टी की तरह दिख रही, उल्टे टी की तरह, तो इसे बोलते हैं टी ट्यूब्यूल। सारकोमर इसकी यूनिट है, मतलब जो पेशी ऊतक है उसकी यूनिट है। जेड लाइन जो बाहर की स्ट्रक्चर ये वाली, ये है जेड लाइन, इसे बोलते हैं ए बैंड। जो एक्टिन मायोसिन के जो एकांतर क्रम है उसे बोलते हैं ए बैंड। जहां पर नहीं है, जो खाली स्थान है, इसे बोलते हैं आई बैंड है, ठीक है। इसको यहां से बांटते हैं बीच में से, ठीक, इसको बोलते हैं ए बैंड, ठीक है। ये रहता है विषमदेशिक, यहाँ का समदेशिक, ठीक है। ये एक्टिन मायोसिन के बीच में तंतु रहता है, ऐसा तंतु, इसे एमलाइन बोलते हैं, एमलाइन। तो ये रेखा इसके अंदर होती है, इसलिए बोलते हैं रेखित पेशी तंतु बोलते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा प्रकार है उसको देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।